जय हिंद। विजडम वेल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं और जो कि आर ओ ए आर ओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम लोग जीएस वर्ल्ड की बुक्स का यूज़ करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे आज संवैधानिक विकास। तो चलिए हम शुरू करते हैं संवैधानिक विकास से। भारतीय संविधान का निर्माण कोई क्षणिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर एक दीर्घकालिक एवं सतत उद्विकास का परिमाण था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कालांतर में ब्रिटिश ने भारत पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया था, जो कि स्वतंत्रता यानी 1947 तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि 1773 के चार्टर एक्ट से लेकर 1935 ईस्वी के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित हुए थे। भारतीय संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है जिसमें कंपनी के शासन, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक माना जाता है। 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन को माना जाता है। अब बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का। इस एक्ट में क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल और फिलिप फ्रांसीसी गवर्नर की कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य थे। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन में पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। यह एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था और 1774 में इसे लागू किया गया। इसी एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। ध्यातव्य है कि वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें नियम बनाने एवं अध्यादेश पारित करने का अधिकार भी प्राप्त थे। दीवानी अधिकार के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई थी। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में ही की जा सकती थी। नेक्स्ट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। ध्यान देने योग्य तथ्य है यह कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया था, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया। 1784 के एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसका अर्थ था कि भारत के प्रशासनिक एवं अंदरूनी मामलों का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिला है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के अधीन हो गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ही पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से।
पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर राज्यों को लेकर कोई भी नीति बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सहमति के बिना ही बना सकता था। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किंतु चीन से चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए कंपनी के हाथों में ही रहने दिया गया। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा ही कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% लाभांश लेने का निश्चय किया गया था। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई धर्म के प्रचार हेतु मिशनरियों को भी अनुमति दी गई थी। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा ही कंपनी की आय भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम पर औद्योगिक क्रांति से प्रेरित उदारवादी नीतियों को क्रियान्वयन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए थे। इसके साथ ही भारतीय कानून के पुनर्गठन एवं लिपिबद्ध करने के लिए विधि आयोग भी स्थापित किया गया था। इस विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1833 एक्ट के द्वारा ही बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ था। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, पंजाब में 1867 में विधान परिषद का गठन किया गया। इस एक्ट के माध्यम से ही वायसराय कैनिंग ने 1862 में अपनी परिषद में 3 भारतीयों को, जिसमें बनारस और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भी सम्मिलित किया था। अगला अधिनियम आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कार्यपालिका और विधान परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल के लिए 6 सदस्यों को और जोड़कर नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का शुभ आरंभ किया गया। इस संबंध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसी कारण सत्येंद्रनाथ टैगोर 1856 में इस परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं। नेक्स्ट अधिनियम आता है 1858 का चार्टर एक्ट। यह अधिनियम 1858 की क्रांति के बाद लाया गया था। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन ने ब्रिटिश संसद में रखा था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब गवर्नर जनरल के पदनाम को परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य के रूप में जाना गया।
इस प्रकार भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया। इसकी समस्त शक्तियां भारत सचिव, जो कि नया पद बनाया गया था, उसको दे दी गई। लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले भारत सचिव बने। भारत का सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। 1858 चार्टर एक्ट के द्वारा ही मुगल शासक पद समाप्त कर दिया गया था। अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1861 के बाद परिषद अधिनियम के द्वारा ही अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। यानी इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश प्रदान किया गया और उसके अध्यादेश की अवधि सिर्फ 6 महीने रखी गई। अगला अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके साथ साथ विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। उन्हें बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है। 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना एवं पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में अतिशय वृद्धि देखी गई। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या अब 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा और कार्यों का दायरा बढ़ाया, जैसे बजट पर चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में एक एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। अगला अधिनियम आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। यह एक्ट 1919 में पारित हुआ था, किंतु इसे 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा लागू किया गया। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का सुझाव पहली बार इसी एक्ट में आया था। नरेंद्र मंडल 1921 रियासतों को 3 श्रेणी में बांटना इसी अधिनियम के सुधारों में शामिल था। इस अधिनियम के अनुसार ही पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना है। 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान का विस्तार करते हुए न सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, वर्ण, ईसाइयों और यूरोपियों और अलग आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। 1919 अधिनियम के द्वारा ही भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का सृजन किया गया। भारतीय कार्यों की देख रेख के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त, जिसे हम हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कहते हैं, की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को दो पृथक भागों में, पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित, में विभक्त कर दिया गया। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर शासन गवर्नर के सानिध्य में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता था। केंद्रीय विषय के अंतर्गत विदेशी मामले, सुरक्षा, डाक तार आदि होते थे, जबकि प्रांतीय विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संरक्षण, कृषि आदि शामिल थे। पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया था। अगला अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान के उद्विकास में क्रम में 1935 का अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। उस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल यानी संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्रीय एवं संघीय सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इन्हें एक स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। यह व्यवस्था 1937 से 1939 तक विद्यमान रही। 1935 अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापना की गई। संघीय विषय को दो भागों में विभाजित किया गया। इसके तहत ही 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय यानी विधानसभा और विधान परिषद व्यवस्था तथा 5 राज्यों में एक सदनीय विधान मंडल की व्यवस्था की गई। भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई एवं संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। 10% जनसंख्या को मताधिकार भी मिला। महिलाओं को पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षण मिला। 1935 अधिनियम के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला आता है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध जनित परिस्थितियों के मध्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों से वार्ता कर युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन करने एवं उनसे भविष्य की संवैधानिक प्रगति के बारे में बात करना था। क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रमुख प्रावधान किए थे। उससे बताया गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। देशीय रियासतों को यह अधिकार होगा कि वे भारतीय संघ में बने रहें या अलग हो जाएं। भारतीय संविधान का निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त क्रिप्स मिशन में यह भी कहा गया कि भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने और न होने का भी अधिकार होगा। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद को इस मिशन के संदर्भ में परीक्षण और विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया।
इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। यानी जब क्रिप्स मिशन आता है तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला आता है कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आता है। 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत यह बताया गया कि द्वितीय युद्ध के बाद ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस को इस मिशन का सदस्य बनाया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना था। संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं भारतीय राज्यों से बातचीत करना था तथा भारत के मुख्य दलों की मदद से कार्यवाही परिषद का गठन किया था। एक पॉइंट नोट है, यानी कि कैबिनेट मिशन तथा भारतीय नेताओं के बीच वार्ता के लिए एक बैठक की गई, जिसे शिमला में आयोजित किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन के भी कुछ प्रमुख प्रावधान थे। कैबिनेट मिशन के प्रावधान में यह कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बने, जिसके हाथ में सुरक्षा, विदेशी मामले आदि से संबंधित सभी मामले होंगे। संघ की कार्यकारिणी एवं एक विधायिका का प्रावधान होगा। एक संविधान सभा का निर्माण करना, ये सारे कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था, जिसमें जवाहरलाल को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल का पद दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में देखा गया था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। C.H. भाभा को कार्य, खान और बंदरगाह दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि दिया गया था। आसफ अली को रेलवे दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम दिया गया था और लियाकत अली खान को वित्त दिया गया था। आई चुंदीगर को संचार दिया गया था और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था और गजांतर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। नेक्स्ट आता भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। यह अधिनियम माउंट बेटन योजना पर आधारित था। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, इसने भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र और संप्रभु अधिराज्य का सृजन किया। इसने भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया कि चाहे वे भारत अथवा पाकिस्तान में रहने का निर्णय खुद ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक नया संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा ही संचालित होगा। तो इस प्रकार यह पहला चैप्टर संवैधानिक विकास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान सभा और संविधान निर्माण देखेंगे। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।